हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं नवीन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। मॉक टेस्ट की सीरीज हम लोगों ने शुरू कर रखी है। आई थिंक एवरीबडी नोज इट वेरी वेल। हम आपको एवरीडे एक मॉक टेस्ट कराते हैं। आज का जो मॉक टेस्ट है वो हमारा 60 नंबर है। ओके, इसमें हम आपको ग्रामर भी करवाएंगे, बहुत अच्छे से वकैब भी करवाएंगे। ओके, और दूसरा जो ग्रामर को लेटेस्ट पूछने का जो तरीका है वो भी हम हर वीडियो में कवर करते हैं। जहां पर भी इंग्लिश का रोल है, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, ये मॉक टेस्ट आपके लिए बेस्ट है, बिल्कुल हेल्पफुल है। सो हम लोग हमारी बातचीत भी करते रहेंगे। मॉक टेस्ट को हम शुरू करते हैं। देखिएगा, आपने बिल्कुल क्वेश्चन देखा होगा, मॉक टेस्ट नंबर 60 है। ऊपर देखिए, फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको जो सेंटेंस दिया गया उसमें गलती बतानी है। तो देखेंगे, शुरू करते हैं। ही वेंट टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड गया। टू वर्क एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के तौर पर काम करने के लिए। दिस इज ए पार्ट। ओके, बट रिटर्न बैक, लेकिन वापस आ गया। दिस वन इज बी पार्ट। ठीक है, इस ए को भूल जाइए, उसको याद रखिए। एज ही कुड नॉट इंड्योर द वेदर देयर। ठीक है, तो एज ही कुड नॉट, ये सी सेक्शन हो गया आपका, बिल्कुल ठीक है। ओके, एंड डी पार्ट इज नो एरर। तो आपको बताना है कि कौन से पार्ट में गलती है। ठीक है, वो इंग्लैंड गया एज ए डॉक्टर काम करने के लिए, लेकिन वो वापस आ गया क्योंकि वहां पर मौसम को नहीं सहन कर सका। ठीक है, तो सेंटेंस को जब हम देखेंगे, ही वेंट टू इंग्लैंड, ये ठीक है सेंटेंस। वेंट टू कब यूज होता है? जब हम किसी प्लेस के लिए यूज करते हैं, किसी प्लेस की ओर गए, सही है। टू वर्क, काम करने गया। क्या करने गया? काम। कैसे? एज अ डॉक्टर, ये भी ठीक है। बट, परंतु। अब देखिए, बट का यूज कब होता है? जब एक सेंटेंस पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो। वो गया लेकिन वापस आ गया, तो ये भी सही है। लेकिन रिटर्न बैक, एक वर्ड यूज हुआ है। देखिए, रिटर्न बैक का मतलब होता है वापस आने के लिए हम लोग कहना चाह रहे हैं। तो रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, बैक का मतलब भी वापस होता है। तो रिटर्न और बैक दोनों वर्ड सेम सेंस को डिनोट करते हैं, तो प्लीज दोनों को एक साथ यूज मत कीजिए। ये बड़ा कॉमन सा एरर है, और बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, रिटर्न बैक कभी भी इंग्लिश में यूज नहीं होगा। रिटर्न बैक नहीं होता है, इसकी जगह आप क्या बोलेंगे? रिटर्न बोलेंगे। ये एक सुपरफ्लुअस कॉमन एरर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो रिटर्न का यूज कीजिए प्लीज, बैक यूज मत कीजिए। जैसे कि मैं और दो चार एक्सप्रेशंस लिख सकता हूं ऐसे। जैसे देखो, सपोज इफ, प्लीज आप मत बोलो, गलत होता है, सिर्फ आप इफ बोलिए। ठीक है, जैसे कि प्लीज किसी भी कंडीशन में बैड ड्रीम मत बोलो। बैड ड्रीम इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं है, तो क्या होता है? नाइटमेयर होता है। ठीक है, जैसे कि रिपीट अगेन, ये इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं है, लेकिन आमतौर पर हम बोल देते हैं कि आप इसको दोबारा रिपीट कीजिए। बोलते हैं कि नहीं बोलते? इसके लिए वर्ड यूज होता है रिपीट। ये एसएससी के पेट क्वेश्चन है। ठीक है, बिग ब्लंडर, इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं है। ओके, हमेशा क्या बोलेंगे? ब्लंडर बोलेंगे। देखिए, ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती। मिस्टेक का मतलब होता है छोटी गलती। जब कोई बहुत बड़ी गलती करे, दैट इज नोन एज ब्लंडर। तो जब अपने आप में ऑलरेडी ब्लंडर है, उसके लिए हमने वर्ड यूज कर दिया, तो उसके साथ हम लोग बिग का यूज नहीं करेंगे। ओके, सो ऐसे ही जो है ना, बहुत सारे सुपरफ्लुअस मैंने क्वेश्चंस आपके लिख दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शी इंक्वायर्ड, उसने पूछताछ करी। ठीक है, सेंटेंस। वेदर की एनीवन हैज सीन हर बेबी, क्या उसने, किसी ने उसके बच्चे को देखा है। ठीक है, तो सेंटेंस को ध्यान से समझिए। शी इंक्वायर्ड बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूं कि सेंटेंस को जो मेन क्लोज होता है, जैसे कि ये है, अगर इसमें पास्ट टेंस का यूज होता है तो सेकेंड पार्ट में भी पास्ट टेंस का यूज होगा। एक्सेप्ट कब? जब तक उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ ना दिया गया हो। अगर मान लीजिए सेकंड पार्ट में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो हम पास्ट टेंस का यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज हम पास्ट का ही यूज करेंगे। ठीक है, इंक्वायर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल सही है। वेदर का यूज एज ए कंजंक्शन हो गया, ठीक है। एनीवन, नया सेंटेंस शुरू हो गया, तो सेकंड पार्ट में यानी कि इस सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे? पास्ट टेंस का यूज करेंगे। एनीवन हैज सीन हर बेबी। देखिए, हैज जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करता है, तो यहां किसका यूज हो जाएगा? हैड सीन हर बेबी। क्लियर है? याद रखना है। एक छोटी सी परेशानी आपको यहां पर हो सकती है, एक नॉर्मल डाउट आ सकता है कि सर इंक्वायरी की स्पेलिंग क्या आपने सही लिखी है? हम लोग तो इन जनरल पढ़ते हैं, वो तो ये पढ़ते हैं। देखिए, ENQUIRY, बिल्कुल ठीक है। कई बच्चे कहेंगे सर ये भी होता है। सर दोनों में सही कौन सा है? देखिए, ये जो स्पेलिंग है ये भी ठीक है और ये भी सही है। इसमें फर्क क्या है? ये ब्रिटिश इंग्लिश में बोली जाती है और ये अमेरिकन इंग्लिश में बोली जाती है। इसके अलावा नो डिफरेंस एट ऑल। यहाँ पर
एग्जामिनर ने इंक्वायर्ड ये वाला यूज कर लिया तो आप इसको माइंड नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन आई वेंट आउटडोर्स आई फाउंड फ्रॉस्ट एवरीवेयर। व्हेन आई वेंट, जब मैं बाहर गया आउटडोर्स, ओके, आई फाउंड फ्रॉस्ट एवरीवेयर, मैंने देखा कि हर जगह जो है वो कोहरा छाया हुआ है। ओके, सेंटेंस को ध्यान से देखिए। व्हेन आई वेंट सेंटेंस में अभी पढ़ाया, एक पार्ट में पास्ट टेंस दिया गया है, ओके, दूसरे पार्ट में भी देखिए आई फाउंड पास्ट टेंस दिया गया है। अगर यहाँ फाइंड होता तो हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है एरर ढूंढना, तो इसका मतलब ये गलती नहीं है। फ्रोस्ट एवरीवेयर, हर जगह मुझे जो है वो क्या मिला, कोहरा मिला, ये भी सही है। अब गलती कहाँ है, देखो व्हेन आई वेंट, जब मैं गया, कहाँ गया, तो यहाँ पर जो ये आउटडोर वर्ड है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, वेंट को मॉडिफाई कर रहा है। बिल्कुल क्लियर है। तो जो वर्ड वर्ब को मॉडिफाई करता है उसे क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, एडवर्ब बोलते हैं। ओके, देखिए एक वर्ड यूज होता है आउटडोर, एक वर्ड यूज होता है आउटडोर्स। ओके, आउटडोर जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज होता है, आउटडोर गेम जैसे इंडोर गेम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो आउटडोर होता है, आउटडोर्स, इट इज यूज्ड एज एन एडवर्ब, इट इज यूज्ड एज एन एडवर्ब। मतलब कहने का है कि मैं बाहर गया, ठीक है, तो यहां पर जो बात हम किसकी कर रहे हैं, एडवर्ब की कर रहे हैं। सो हियर वी यूज आउटडोर्स, न कि आउटडोर। तो यहां पर वर्ब की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, आउटडोर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आउटडोर गेम होते हैं, इंडोर गेम होते हैं। तो देखिए अब हम बोलेंगे गेम, तो गेम क्या है, मेरा नाउन है, समझ रहे हैं बात को आप। तो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आप एडजेक्टिव यूज कर सकते हो, लेकिन वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आप किसका यूज करोगे, एडवर्ब का, और एडवर्ब क्या होगा, आउटडोर्स होगा। क्लियर, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दीज आर हिज कंक्लूजन रिमार्क्स, बड़ा अच्छा सवाल है। दीज आर हिज कंक्लूजन रिमार्क्स, सेंटेंस को ध्यान से समझिए। दीज प्लूरल के लिए यूज हुआ है, आर भी ठीक सही है, दीज आर बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है, हिज ठीक है, कंक्लूजन रिमार्क्स। अब आप सेंटेंस को ध्यान से समझो, ये जो उसके रिमार्क्स हैं ये कंक्लूजन है, ये उसने फाइनल बोल दिया है, ये उसका उसकी तरफ से जो है ना वो लास्ट है, कहना ये चाह रहा है। ओके, कोई बात नहीं, देखो ध्यान से, दीज आर हिज, ओके ठीक है, ये दीज आर तो सही है, हिज कंक्लूजन रिमार्क्स। अब एक बात समझिए, रिमार्क्स क्या है, प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, इट मीन्स ये क्या है, हमारा नाउन है। ठीक है, नाउन से पहले हम जिस भी वर्ड का यूज करते हैं वो नाउन को मॉडिफाई करता है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। ओके, तो इसका मतलब ये जो कंक्लूजन है ये क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव की फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन आप कंक्लूजन को जब आप देखोगे तो कंक्लूजन के एंड में किसका यूज हो रहा है, ION का यूज हो रहा है। अगर किसी भी वर्ड के एंड में, याद रखना, ION का यूज हो, MENT यूज हो, NESS यूज हो, ओके, और नॉर्मल सी बात है। ओके, तो वो जो वर्ड होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। ओके, अब अगर किसी भी वर्ड के एंड में IVE का यूज हो, OUS यूज हो, ओके, ABLE यूज हो, ठीक है, LESS यूज हो, तो ये जो वर्ड कहलाएंगे ये हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। जैसे देखो एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, एक्ट, एक्ट वर्ब हो गई, हमें इसका नाउन बनाना है तो हम क्या बनाएंगे, एक्शन। हमें इसका एडजेक्टिव बनाना है तो क्या बनाएंगे, एक्टिव। IVE आ गया, एक्टिव का मतलब चुस्त होना, एक्शन का मतलब काम। देखिए ओके, जैसे कि एक वर्ड हमने बनाया, मान लीजिए एग्री, ठीक है, अब इसका नाउन बनाना है तो क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसका एडजेक्टिव बनाएंगे तो एग्रीएबल, देखिए ABLE का यूज हो रहा है। तो सेम कंडीशन अब यहाँ आती है, क्या है, देखिए रिमार्क्स क्या है, नाउन है। भाई मैंने एक बेसिक पहचान बताई है, ये जगह हर जगह नहीं है कि अप्लाई हो, लेकिन ये बेसिक चीज होती है, और भी बताएंगे आपको। रिमार्क्स किसी भी चीज का जब हम प्लूरल बना सकते हैं तो ऑटोमेटिकली वो नाउन होता है। आप वर्ब को नाउन के तौर पर यूज करेंगे तो दैट इज ऑल्सो इन द पार्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, ये यूज करना है एज ए नाउन, तो कंक्लूजन की जगह क्या हो जाएगा, CONCLUSIVE।
कंक्लूसिव। कंक्लूसिव का मतलब क्या होगा? निष्कर्षात्मक, फाइनल। ओके, जैसे कि आप उसके लिए कंक्लूसिव प्रूफ लेके आओ। जैसे प्रूफ, प्रूफ क्या है? नाउन है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? कंक्लूजन यूज करेंगे या कंक्लूसिव यूज करेंगे? तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा कंक्लूसिव। क्यों होगा? क्योंकि प्रूफ क्या है? नाउन है, और इससे पहले जो वर्ड यूज होगा वो एज एन एडजेक्टिव यूज होगा, तो हो जाएगा कंक्लूसिव प्रूफ। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आ रहे हैं, चाहे वो बैंक पीओ का एग्जाम हो चाहे क्लर्क का हो, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल अच्छे से सवाल पूछेगा, और एक सवाल पर मैंने लगभग 5 मिनट खराब किए, ये आपके लिए। अदरवाइज अब तक हम 5 क्वेश्चन कर चुके होते। स्पेंड करिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, द शॉपकीपर, ओके, आइदर ऑफर्ड टू एक्सचेंज द गुड्स और रिफंड द मनी। शॉपकीपर ने ऑफर किया क्या? कि या तो आप चीज़ों को एक्सचेंज करा लो या फिर आप पैसे वापस ले जाओ। ओके, द शॉपकीपर ऑफर्ड। इसमें देखो आप ध्यान से, जब भी आप सेंटेंस को करते हो तो एरर ढूंढने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप उसके वर्ड्स को देखो कि उसमें क्या क्या यूज हुआ है। ओके, शॉपकीपर ने ऑफर किया, क्या ऑफर किया? या तो आप चीज़ों को एक्सचेंज करा लो या फिर आप अपने पैसे वापस ले जाओ, यही कहना चाह रहा है। ठीक है, देखते हैं जरा। ओ देखिए, द शॉपकीपर ऑफर्ड, ये सही है, शॉपकीपर नाउन हो गया, ऑफर्ड वर्ब हो गई। जो आइदर का यूज हुआ है, आइदर तो एज ए कंजंक्शन यूज होता है, अगर इसके साथ और आ जाए तो देखो कहीं पर और यूज हुआ है क्या? देखो, आइदर टू एक्सचेंज द गुड्स, ये देखिए ये सी पार्ट में और का यूज हो रहा है। ओके, तो जब भी सेंटेंस में आपको कंजंक्शन दिखे तो सबसे पहली चीज याद रखो कि क्या कंजंक्शन के साथ जो पेयर यूज होना चाहिए वो सही यूज हुआ है? बिल्कुल। आइदर के साथ और का यूज हुआ है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब पेयर की एरर नहीं है। अब हम आते हैं, दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी होती है वो क्या रखनी होती है? आप उसमें ये देखो कि जो कंजंक्शन की पोजीशन है क्या वो सही है? पोजीशन का मतलब क्या होता है कि कंजंक्शन को किसके लिए यूज किया गया है? सब्जेक्ट के लिए, वर्ब के लिए, या फिर ऑब्जेक्ट के लिए। तो जिस चीज के लिए उसको यूज किया गया है हमेशा याद रखना वो उसी के साथ यूज होगा, आगे पीछे कहीं यूज नहीं होगा। ओके, देखते हैं जरा। जैसे देखिए, द शॉपकीपर आइदर ऑफर्ड टू एक्सचेंज द गुड्स, उसने ऑफर किया किस चीज के लिए? कि या तो वो चीजों को बदलवा ले या फिर रिफंड करवा ले अपनी मनी को। तो देखिए, रिफंड द मनी और टू एक्सचेंज द गुड्स, हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब देखिए, जो हमारा कंजंक्शन यूज हुआ है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म के उसके लिए यूज हुआ है। तो हम कैसे करेंगे? द शॉपकीपर आइदर ऑफर्ड, नहीं गलत, इसको ऐसे बनाओ, द शॉपकीपर ऑफर्ड, ऑफर किया, क्या ऑफर किया? आइदर, ठीक है, क्या? टू एक्सचेंज द गुड्स, की या तो चीजों को बदलवा लो, और रिफंड द मनी, या फिर अपने पैसे वापस ले लीजिए। जो कंजंक्शन यहाँ यूज हुआ है वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, न कि वर्ब के लिए। तो ऑफर जो है वो वर्ब है, हमने कंजंक्शन को वर्ब से पहले यूज कर दिया, ये सेंटेंस गलत हो गया। तो हम बोलेंगे ऑफर्ड आइदर टू एक्सचेंज द गुड्स और रिफंड द मनी, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है? कई बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक बात बताओ, बोले हाँ सर यहाँ पर टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज हो गया, यहाँ पर यूज क्यों नहीं हुआ? किसी भी सेंटेंस में जब हम दो वर्ब को जोड़ें तो जो पहली वर्ब होती है टू का यूज उसी के साथ होता है, सेकंड वाली के साथ यूज नहीं होता है। ओके, तो हमारा ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, सिनोनिम्स पर आते हैं। देखिए बड़ा अच्छा वर्ड दिया गया है, एस्पायर। ओके, एस्पायर का मतलब होता है किसी चीज की इच्छा होना, किसी चीज को चाहना। ओके, इसके लिए अच्छा वर्ड हम यूज कर सकते हैं, स्ट्राइव। स्ट्राइव। ओके, ब्रीथ, सांस लेने के लिए, स्टेयर्स, सीढ़ियां होती हैं, ठीक है। होप फॉर, होप फॉर का मतलब होता है किसी चीज की इच्छा होना, किसी चीज की उम्मीद करना। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो स्ट्राइव जो है, ये एस्पायर जो है, उसका करेक्ट आंसर होगा होप फॉर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, आप इसको एक नाम दे सकते हैं, जैसे पॉजिटिव थिंकिंग के लिए एस्पायर वर्ड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। शी एस्पायर्स फ्रीडम, उसे फ्रीडम पसंद है, उसकी चाह है, दैट इज यूज, वी कैन यूज। हाँ, सिक्वल, देखिएगा सिक्वल का आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है। सिक्वल का मतलब क्या होता है? देखिए जरा आप क्वेश्चन देखो 7, सिक्वल, ठीक है। सिक्वल, सिक्वल का मतलब होता है जैसे कि किसी भी चीज को कंटिन्यू बनाए रखना,
ठीक है, जैसे कि एक मूवी खत्म हो गई तो उसका सिक्वल आ रहा है, इसका मतलब वो जहां से खत्म हुई है उसको वहीं से शुरू किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूएशन। सी ऑप्शन इज करेक्ट, कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूटी मतलब किसी चीज पर बने रहना, कंटिन्यूएशन का मतलब एक ये भी होता है रहने के कंटेक्स्ट में यूज होता है, मींस कंटिन्यू वो है, तो सिक्वल का एग्जैक्ट सिनोनिम जो है वो कंटिन्यूएशन होगा। एंडिंग गलत हो जाएगा, खत्म होना होता है, ठीक है। अच्छा, बिगिनिंग शुरुआत नहीं, सिमिलरिटी एक जैसा। अच्छा, सिमिलरिटी के लिए एक अच्छा वर्ड मैं यूज करूंगा, रिजेम्बलेंस। रिजेंबल का मतलब क्या होता है, एक जैसा दिखना, ओके, याद रखना। नेक्स्ट देखो, आपको एंटोनिम बताना है, एक बहुत अच्छा वर्ड यूज हुआ चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब क्या होता है, चीयरफुल का मतलब होता है खुश, ठीक है, बिल्कुल जो कह सकते हैं कि मस्त अपने अंदाज में रहने वाला। इसका एंटोनिम क्या होगा, सैड, उदास, हैप्पी, खुश, सही है, एक्सपेंसिव, महंगा, और केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। तो चीयरफुल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सैड। सैड का मतलब क्या होता है, दुखी। इसके एक अच्छे दो सिनोनिम मैं आपको बता देता हूं। एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है मेलांकली, ठीक है, मेलांकली दुखी, ओके। मोरोज भी होता है, मोरोज का मतलब भी दुखी होता है, बड़ा परेशान जो रहता हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेलांकली। चीयरफुल का मतलब क्या होता है, खुश रहने वाला, जैसे कि हम कह सकते हैं ग्ली, ग्ली का मतलब खुशी होता है, उसी से रिलेटेड बना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ओके, ग्ली। नेक्स्ट देखो, चीयरफुल खुश, ग्ली नाउन के तौर पर मैंने लिख दिया है वर्ड, ओके। नेक्स्ट देखो, एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है धनी आदमी, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, दैट इज नोन एज एफ्लुएंस, यस। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ओके, तो हो जाएगा दिस इज कॉल्ड पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी, कमी। एफ्लुएंस माने धनवान, ओके। पॉवर्टी का अच्छा वर्ड हो जाएगा डर्थ, डर्थ, ठीक है। डर्थ का मतलब होता है कमी होना, वॉन्ट, कमी होना, ये एग्जैक्ट वर्ड है इसके। पॉवर्टी, एफ्लुएंस का उल्टा क्या हो जाएगा, पॉवर्टी, ठीक है। एफ्लुएंस का सिनोनिम अगर चाहें तो प्रोलिफिक लिख सकते हैं, प्रोलिफिक, सॉरी, प्रोलिफिक लिख सकते हैं हम लोग, प्रोलिफिक बहुत अच्छा वर्ड है। दूसरा वर्ड हो सकता है फर्टाइल, ये भी मतलब फर्टाइल मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। लश, लश ग्रीन जैसे बोलते हैं, हरा भरा सब चीज़ें, तो दीज आर नोन एज एफ्लुएंस, मतलब बहुत ज़्यादा जब चीज़ें हमारे पास होती हैं। डर्थ उसका ऑपोजिट हो जाता है, पॉवर्टी उसका ऑपोजिट हो जाता है। और यहाँ पर एक और अच्छा वर्ड लिख देता हूँ मैं, इडियम्स के रूप में यूज़ होता है, पॉवर्टी, सॉरी, हाँ, ब्रिंग्स स्ट्राइफ। गरीबी जो होती है वो कलह की जड़ होती है। स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब होता है झगड़ा, ये भी याद रखना है। डिफिडेंस का मतलब होता है उदासीन, जो किसी भी चीज में इंटरेस्ट ना दिखाए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड उदासीन। लेथार्जिक कह सकते हैं आप इसको, लेथार्जिक का मतलब यही होता है जो आदमी किसी भी चीज में इंटरेस्ट ना ले, दैट इज नोन एज लेथार्जिक, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। आई नेवर हैव एंड प्रोबेबली नेवर विल राइट गुड लेटर्स। मैंने शायद आज तक ना तो कोई अच्छे लेटर लिखे हैं ना मैं आगे लिखूंगा, ठीक है। आई नेवर हैव, ठीक है, आई नेवर हैव एंड प्रोबेबली नेवर विल राइट गुड लेटर्स। बहुत सिंपल है, जो फर्स्ट क्लोज दिया गया है, ठीक है, ये वाला एंड से नया सेंटेंस जोड़ दिया, प्रोबेबली नेवर विल राइट, ठीक है। ये तो ये वाला जो सेंटेंस है इसकी वर्ब की हमें जरूरत पड़ेगी, हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, आई नेवर हैव रिटर्न, दिस इज बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ही आस्क्ड फॉर द कप ऑफ टी, उसने एक कप चाय की डिमांड रखी, ओके। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये याद रखना है, एक चीज, दो वर्ड यूज होते हैं, एक होता है अ कप ऑफ टी और एक होता है कप ऑफ टी। देखिए दोनों यूज हो रहे हैं, द कप ऑफ टी मत बोलो, द कप ऑफ टी का तो मतलब हो जाएगा कोई स्पेशल चाय का कप है जिसे मेंशन किया जाए तो आप द लगा सकते हो। अगर आपको सिंपली ये बोलना हो ना मुझे एक कप चाहिए, एक कप चाय चाहिए, तो यू से आई नीड अ कप ऑफ टी, ओके। अ कप ऑफ टी का मतलब होता है एक चाय का कप, ठीक है। और अगर आप आर्टिकल ए नहीं लगाते हो तो हो जाता है कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब होता है आसान काम, ठीक है।
जैसे कहते हैं ना किसी चीज के इंटरेस्ट की बात होना, ये भी हो सकता है। जैसे कि मैथमेटिक्स इज नॉट कप ऑफ टी, आसान काम नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है। हियर यू कैन से, क्लियर है। अ कप ऑफ टी का मतलब होता है एक कप चाय आपको पीनी है। सो ऑलवेज से अ कप ऑफ टी, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड फॉर द, तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फॉर अ कप ऑफ टी, बी ऑप्शन इज रॉन्ग। अच्छा, सम कप ऑफ टी हो सकता है, लेकिन सम के बाद प्लूरल आना चाहिए, तो कप्स तो होता तो बात समझ में आती, और ये है नहीं, आंसर सी इज करेक्ट। अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड एट द सेम टाइम, बहुत बड़ी संख्या में एक साथ गोलियों को चलाना, इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं फ्यूसिलेट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। फ्यूसिलेट का मतलब ये होता है बड़े स्केल पर फायरिंग करना, शूट गोली चलाना, आर्चरी तीरंदाजी के लिए यूज होता है, रैटल का मतलब होता है खड़खड़ की आवाज आना, दैट इज कॉल्ड रैटलिंग, ठीक है, याद रखेंगे इसको आप। तो फ्यूसिलेट इज आवर करेक्ट आंसर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ टॉल स्ट्रॉन्ग वुमन, ओके, एक लंबी और मजबूत महिला, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं श्रूड। श्रूड का मतलब तो होता है चालाक, तो श्रूड वर्ड तो नहीं होगा, ठीक है। हारिडेन का मतलब होता है सख्त, नहीं ये भी नहीं होगा। टॉल एंड स्ट्रॉन्ग बोला गया है, द करेक्ट वर्ड इज अमेजॉन, बी आंसर इज करेक्ट। एंशियंट टाइम में अमेजोन जो है वो ऐसी महिलाओं के लिए यूज होता था जो फिजिकली मजबूत होती थी और कई बार वैरियर के तौर पर काम करती थी, दे वर नोन एज अमेजोन, ओके, याद रखना है। साइरन आपको पता है जो बजने के लिए यूज होता है, भोंपू जिसको बोलते हैं, दैट इज नोन एज साइरन। सो अमेजोन इज करेक्ट आंसर। यस, नेक्स्ट देखेंगे, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको सही वर्ड चूज करना है कि सही स्पेलिंग क्या होगी। तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी बारूकी, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। बारूकी क्या होता है, अभी एक सवाल है। बारूकी जो होता है वो होता है एंशियंट टाइम में यूरोप में जो घर बनाने के जो डिज़ाइन होते थे, वो जो जैसे कि डोम की शेप में होते थे या हट की शेप में होते थे, तो उसी में एक शेप होती थी जिसको बारूकी बोला जाता था, ओके। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स, द स्टूडेंट वॉज पनिश्ड फॉर हीज, अच्छा ये हमारा ऑप्शन ये ब्लैंक रह गया, कोई नहीं, ये लीजिए, फॉर हीज, ओके। तो ये वाला जो स्पेलिंग है ये है प्रूडेंस, ये ओ एन हटा दीजिएगा, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, चलिए कोई नहीं, प्रूडेंस हटा दिया, समझ जाइए आप। स्टूडेंट को पनिश किया गया, उसकी प्रूडेंस का मतलब होता है बुद्धिमानी के लिए, बुद्धिमानी के लिए पनिश तो नहीं किया जाएगा। मोडेस्टी का मतलब होता है शालीनता, बिल्कुल इनोसेंट होना, मैनरफुल होना, मैनर्सफुल वो भी गलत है, नन देख सकते हैं। इम्प्रूडेंस का मतलब होता है जो इनसेंट डिसीजन ले ले, गलत डिसीजन ले, जल्दबाजी करे। तो स्टूडेंट को पनिश इसलिए किया गया क्योंकि उसका जो बिहेवियर था वो इम्प्रूडेंट था, तो इम्प्रूडेंट जो है उसी से बना इम्प्रूडेंस। तो फॉर हिज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन का यूज होगा, नाउन के तौर पर बी ऑप्शन इज करेक्ट, इम्प्रूडेंस, ओके। नेक्स्ट देखो, My neighbor was to dash to push the heavy door. मेरा नेबर जो है वो, अब देखिए एक बात समझनी है, क्या है कि अगर सेंटेंस में टू दिया गया है और टू के बाद कोई भी एडजेक्टिव दिया गया है, या मान लीजिए आपका कोई एडवर्ब दिया गया है, और अगर इसके बाद हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम इस काम को नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूं, देखो, दिस क्वेश्चन इज टू हार्ड टू सॉल्व, इसका मतलब पता क्या है, ये क्वेश्चन इतना मुश्किल है कि टू सॉल्व की इसे हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, टू हार्ड टू सॉल्व, ओके। ध्यान से समझो, अब क्या कह रहा है, माई नेबर वॉज टू पुश द हैवी डोर, टू पुश आ गया, इसका मतलब मेरा नेबर उसको पुश नहीं कर सकता, ठीक है। तो टू स्ट्रॉन्ग तो गलत है, अगर स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि पुश नहीं कर सकता, ये सेंस गलत है। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है ऐसी चीज जो जल्दी टूट जाए, दैट इज कॉल्ड फ्रेजाइल। तो नेबर इतना जल्दी टूट जाए, ये सेंस भी गलत है, आंसर हो जाएगा वीक, टू वीक, इतना कमजोर है टू पुश द हैवी डोर के दरवाजे को धक्का नहीं मार सकता। दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, ही इज टू वीक टू वॉक, इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता, समझ रहे हैं। दिस बुक इज टू एक्सपेंसिव टू बाय, इतनी महंगी है कि उसे खरीद भी नहीं सकते।
अच्छा, फॉल्टरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना। चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे, इडियम बड़ा अच्छा दिया गया, ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है जिसके सींग हरे हरे हो, मतलब अभी कुछ नया नया आया है। द आंसर इज करेक्ट, नो वाइस, ए आंसर इज करेक्ट। ओके, वेटरन का मतलब होता है अनुभवी, केयरलेस लापरवाह, फ्रॉड आप जानते ही होंगे, बदमाश के लिए यूज होने वाला वर्ड है। अ होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, हॉल का मतलब क्या होता है, कॉर्नर का मतलब कोने में ले जाना, होल का मतलब छेद में ले जाना, इट मीन सीक्रेट। ओके, तो आंसर इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, सीक्रेट। इल्यूजन का मतलब वहम होता है, डिसेप्टिव इसका सिनोनिम हो सकता है, तो सीक्रेट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। देखिए, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, रीअरेंजमेंट ऑफ पैराग्राफ, इसकी एक वीडियो मैं आपको बनाऊंगा। यहां पर मैं स्पेशली बोल रहा हूं, आपको इसको करने की ऐसी 4 से 5 मैं ट्रिक बताऊंगा। आपका क्वेश्चन 10 मिनट में आप 10 क्वेश्चन कर दोगे, 10 से ज्यादा। ओके, मतलब 10 क्वेश्चन में आपको 5 मिनट लगने वाली है। करने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, मैं आपको एक स्पेशल वीडियो इस पर बनाऊंगा, हो सकता है कल या परसों में ही मैं आपको वो वीडियो बना के दे दूं, ठीक है? तब तक आप समझेंगे जरा क्या कह रहा है। देखिए, बबलिंग आउट, बबल बाहर आ रहे हैं, द एयर हैज गॉट, ओके, ऑफ द डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर पॉल्यूटेड विद द गैसेस। ओके, सेंटेंस को समझते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को जब भी हम बनाएं, सिंपल बात याद रखो क्या है कि पहले सब्जेक्ट देखो जिसकी मेन बात हो रही है, ठीक है, फिर आप वर्ब देखिए, देन आप ऑब्जेक्ट देखिए। क्लियर है? ओके, तो देखो क्या कह रहा था, एयर हैज गॉट, एयर सब्जेक्ट हो गया, इसका हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। बबलिंग आउट नहीं है, ऑफ द डिकम्पोज्ड ये भी नहीं है, पॉल्यूटेड विद द गैसेस ये भी नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्यू से शुरू होगा क्वेश्चन, तो क्यू से शुरू हो रहा है। देखिए ये भी, इसका मतलब आर और ये होना नहीं है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो देखो, द एयर हैज गॉट, एयर हो गई है क्या, तो गॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। ये थोड़ा सा ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट को भी आपको मिक्स करना पड़ेगा। तो द एयर हैज गॉट पॉल्यूटेड विद द गैसेस, हवा जो है वो पॉल्यूटेड हो गई है किस चीज के साथ, गैस के साथ। तो देखिए क्यू के बाद आर ये गलत है, एस ये ठीक है, क्यू एस, ओके, यानी कि इन दोनों को काट दो। अब क्यू और एस पर आ जाते हैं। द एयर हैज गॉट पॉल्यूटेड विद द गैसेस, है ना, कैसे, गैसेस ऑफ द, ओके, डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर बबलिंग आउट। अब ये सेंस नहीं बना बबलिंग आउट का, इसको कैसे करें फिर से देखते हैं। द एयर हैज गॉट पॉल्यूटेड विद द गैसेस, ठीक है, बबलिंग आउट, बबल बाहर आ रहे हैं किस चीज के, ऑफ द डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, जो डिकम्पोज हो गया है मैटर उसके। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दिस इज। याद रखो एक सेंस, मैं आपको बताऊंगा, इसका एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है इसके, कम से कम मुझे उसके लिए आपको 10 से 15 क्वेश्चंस इनके करवाने पड़ेंगे, उस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। मोमेंटस ओकेजन्स, बड़े ही यादगार पल होते हैं, ऑफ डाइवर्स रिलीजन्स, अलग अलग धर्मों के, फेस्टिवल्स आर दैट डिस्प्ले द रिचुअल्स, ठीक है। सेंटेंस में देखिए सिंपल सी बात है, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस हमें करना है, तो सेंटेंस अगर हमें करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कहाँ पर है, देखिए ऑफ डाइवर्स रिलीजन्स ये भी नहीं है, मोमेंटस ओकेजन्स हाँ ये हो सकता है, लेकिन देखिए पी एक बार देखिए जरा, मोमेंटस ओकेजन्स पता है क्या है, फेस्टिवल्स आर, नहीं सेंस ही नहीं बन रही, ठीक है। दैट डिस्प्ले द रिचुअल्स, दैट तो एज ए कंजंक्शन काम करता है, कंजंक्शन से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, एस गलत हो गया, ठीक है। क्यू और आर बचते हैं, क्यू क्या है, ऑफ डाइवर्स रिलीजन्स, ये तो प्रपोजिशन होगी, उससे सेंटेंस से शुरू नहीं करेंगे हम लोग, गलत हो गया। तो आर पी एस क्यू बच गया भाई, ऑप्शन सही हो गया यार क्वेश्चन। देखो जरा, देखिए फेस्टिवल्स आर, त्यौहार क्या होते हैं, मोमेंटस ओकेजन्स, बड़े यादगार पल होते हैं, किसके लिए, दैट डिस्प्ले द रिचुअल्स, जो डिस्प्ले को करते हैं अलग अलग धर्मों के, ऑफ डाइवर्स रिलीजन्स, सी आंसर इज करेक्ट। समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल बहुत इजीली हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम क्लोज टेस्ट पर, 5 क्वेश्चन हमने कराए हैं आपको। देखिए, द मैन, वो लोग जो आए थे, हु टू नंबर ओनली 10 वोर द सेम रेड रॉब्ड and smiled as he entered the village, each of them looked calm, healthy and deeply, ठीक है। तो देखिए द मैन, मैन प्लूरल है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो वर्ब यूज होगी मैन के अकॉर्डिंग, तो मैन प्लूरल है तो वॉज तो यूज नहीं होगा, ठीक है, ओके। यूनिफाइड का मतलब एक होना होता है, तो मैन यूनिफाइड, यूनिफाइड किस चीज के लिए, टू नंबर, नंबर में यूनिफाइड हुए, ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा,
ओके, गैदर्ड टू नंबर और अपीयर टू नंबर ओनली, ठीक है। अब यहां देखो पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं, ईच ऑफ देम लुक्ड काम हेल्दी एंड डीपली, ठीक है। तो इसका मतलब होता है वो सामने आए किसी चीज को लेकर, गैदर नहीं होना होता। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अपीयर्ड, ए आंसर। सेंटेंस को पढ़ के देखेंगे जरा, देखिए, द मैन हु अपीयर्ड, ओके, जो अपीयर हुए टू नंबर ओनली, ओनली, ठीक है। ओनली के बाद किसका यूज करेंगे जरा देखिएगा, ओनली, ऑल टुगेदर, टू, अबाउट या बिसाइड्स, ठीक है। तो देखिए जरा, ओनली वो क्या थे, 10, कितने थे, ओनली 10, ओके। तो 10 में क्या थे, ओनली, अब देखिए आ गया ओनली 10, ऑल टुगेदर 10 गलत है, ओनली टू 10 गलत है, बिसाइड्स का मतलब तो के अलावा होता है, ये भी गलत है, ओनली अबाउट 10, सिर्फ और सिर्फ लगभग वो कितने थे, 10 थे, ठीक है। तो सिर्फ लगभग 10 थे। वोर द, तो आंसर क्या हो गया, अबाउट, ओके। वोर द सेम रेड रोब्ड, ठीक है। अब देखिए सेम, सेम मतलब एक जैसा, रेड कलर का उन्होंने क्या पहना था, देखेंगे जरा, वोर पहना हुआ था, बैग, बैग पहनने में थोड़े आता है, ओके। रेड रॉब, रेड कलर का शर्ट, ओके। अब देखिए यहां पर क्या वर्ड दिया गया, सेम। जब आप सेम कलर की शर्ट पहनते हैं, ओके, तो किसका यूज होगा उसके लिए, यूनिफॉर्म का यूज होगा। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसे कलर की चीजें, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म, ठीक है। हैट यूज क्यों नहीं हुआ, हैट अगर यूज होता तो वो हेड की बात करता, ठीक है। तो दैट इज नॉट मेंशन्ड। चलिए, रेड रॉब्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म एंड स्माइल्ड, और हंस रहे थे, ठीक है। कैसे हंस रहे थे, फैसिनेटेड, गलत है सेंटेंस, क्यों, स्माइल क्या है, वर्ब है। अगर वर्ब की बात करें तो यहां पर एडवर्ब आना चाहिए, एडवर्ब कहीं पर है क्या, सिक्योरली माने सुरक्षात्मक, गलत है। स्पेशली विशेष तौर पर, सेरेनली का मतलब होता है, सेरेनली मतलब होता है शांति से। तो वो लोग हंस रहे थे, हंसते टाइम सिक्योरली वर्ड थोड़ा सेंस नहीं बन रहा, तो क्या हो जाएगा, शांति से हंस रहे थे, किस चीज पर, तो आपको ये देखना है सेंस। देखो स्माइल वर्ब है तो एडवर्ब यूज होगा, स्पेशली गलत, स्पेशली तो किसी अवसर के लिए यूज होता है, ओके। एज ही एंटर्ड द विलेज, जैसे ही वो गांव में एंटर हुआ, ईच ऑफ देम लुक्ड काम, हर आदमी शांत दिख रहा था, हेल्दी एंड डीपली, अब डीपली मतलब कंट्यूर नहीं, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, कंटेंटेड। कंटेंटेड का मतलब क्या होता है, संतुष्ट होना। तो वो आदमी प्यार से हंस रहा है, सेरेनली वर्ड का मतलब होता है शांति से, तो जब कोई शांति से हंस रहा है इसका मतलब वो क्या है, कंटेंटेड है, संतुष्ट है, ठीक है। कंसोलिडेट मतलब इकट्ठा होना, तो ये गलत हो जाएगा। सो इस तरीके से 25 का जो आंसर है वो ए हो गया, ओके। सो चलिए 25 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास, ओके। सो enough from my side for today, and if you like please share and subscribe. Thank you very much.